हेलो एवरीवन। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। डेट है आज की 22 जनवरी 2022। तो चलिए हम लोग अपने यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। डिस्कशन आगे कंटिन्यू करने से पहले दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर आपको ये सभी इनिशिएटिव्स जो हैं वो साइमल्टेनियसली देखने को मिलेंगे। घटना चक्र की आपको पॉलिटी और हिस्ट्री की जो सीरीज़ है वो देखने को मिलेगी। इसके अलावा डेली एक स्टैटिक सब्जेक्ट के एमसीक्यूज हम लोग कवर करते हैं। फिर करंट अफेयर्स के बास्केट में हमारे पास यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी के करंट अफेयर जो हैं वो दोनों आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमारा जो इनिशिएटिव है स्टेट पीएससी को टारगेट करने के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि धीरे धीरे कर हम लोग सभी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम है उसको हम लोग टारगेट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश से स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीक, और मध्य प्रदेश की जीके को आपको कॉम्प्रीहेंसिव तरीके से कवर करवाया जाएगा। पूरी कोशिश करी जाएगी कि वीडियो शॉर्ट हो लेकिन एट द सेम टाइम कॉम्प्रीहेंसिव हो, ऐसा कंटेंट जो कि आपको पूरी तरीके से एमपीपीएससी की तैयारी करवा दे वो आपको दिया जाएगा। क्योंकि एमपीपीएससी का दोस्तों जो एग्ज़ाम है वो आपको पता होगा नोटिफिकेशन के अनुसार 24 अप्रैल 2022 को शेड्यूल है। तो ये सारे इनिशिएटिव आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो एक अपडेट और कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस डिस्कशन की पीडीएफ जो है ना दोस्तों वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो के नीचे आप जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर जितनी भी पीडीएफ है उनको अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो आप इस ईमेल आईडी पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। डिस्कशन का दोस्तों सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे सामने 9 डैश लाइन से रिलेटेड है। इसको हमने प्रीवियस क्लास में भी कवर करा था लेकिन इस क्वेश्चन की जो टोन है वो थोड़े सा डिफरेंट है। तो आप मुझे बताइए अपनी मेमोरी के बेसिस पे 9 डैश लाइन जो कि आपको न्यूज़ में देखने को मिलता है ये किस कंटेक्स्ट में जो है यूज़ करा जाता है, किसके अफेयर्स को दर्शाता है? मिडल ईस्ट रीजन, साउथ चाइना सी रीजन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन या फिर इंडो पैसिफिक रीजन? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि साउथ चाइना सी रीजन का ये पार्ट है 9 डैश लाइन। दोस्तों मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है उसके अंदर आपको कुल कितने कंट्रीज़ देखने को मिलते हैं, कितने नेशंस आपको देखने को मिलते हैं? ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ये आपके लिए ये टास्क है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ग्रेट वॉल ऑफ सैंड जो कि एक टर्म है आपको न्यूज़ में देखने को मिलती है, ये आपको कौन सी कंट्रीज़ के संदर्भ में आपको देखने को मिलती है, कौन से रीजन के संदर्भ में आपको देखने को मिलती है? मिडल ईस्ट, साउथ चाइना सी, हॉर्न ऑफ अफ्रीका या फिर इंडो पैसिफिक रीजन? ग्रेट वॉल ऑफ सैंड, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि साउथ चाइना सी के कंटेक्स्ट में आपको ये ग्रेट वॉल ऑफ सैंड जो है वो देखने को मिलती है। आइए यहाँ पर हम लोग एक बारी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 9 डैश लाइन जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको आप 10 डैश लाइन भी कह सकते हो, 11 डैश लाइन भी कह सकते हो। ये एक प्रकार से डिमार्केशन लाइन है जो कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के द्वारा यूज़ करी जाती है, या फिर आप रिपब्लिक ऑफ चाइना कह सकते हो, उसके कंटेक्स्ट में यूज़ करी जाती है। कंटेक्स्ट क्या है कि वो क्लेम जो करते हैं चाइना वाले, जिस रीजन को क्लेम करते हैं साउथ चाइना सी में, जिन आइलैंड्स को वो क्लेम करते हैं उसके कंटेक्स्ट में ये टर्म यूज़ करी जाती है। आप 9 डैश लाइन कह लीजिए, उसको 10 डैश लाइन कह लीजिए, 11 डैश लाइन कह लीजिए, बात एक ही है। ये एरिया जो डिस्प्यूटेड एरिया है साउथ चाइना सी में जो आपको देखने को मिलता है, इसके अंदर कुछ आइलैंड्स हैं, उन आइलैंड्स के ऊपर क्लेम करता है चाइना कि वो हमारे आइलैंड्स हैं, जैसे पार्सल आइलैंड्स, इस पार्टली आइलैंड्स और तेपिंग आइलैंड्स, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों साउथ चाइना सी के रीजन है, साउथ चाइना सी के आइलैंड्स हैं। इसके अलावा कुछ और अदर एरियाज़ और आइलैंड्स भी हैं जो दोस्तों चाइना के द्वारा क्लेम करे जाने वाले, वो हैं प्राटास आइलैंड, ठीक है, एक है ब्रेकर बैंक्स, फिर है मैकलेसफील्ड बैंक और लास्ट है स्कारबोरो शोल। ये जो क्लेम है, ये जो पूरा क्लेम है जितना हमने रीजन में देखा, यहाँ पर देखिए साउथ चाइना सी के रीजन में पार्सल आइलैंड से लेकर ये स्कारबोरो शोल तक, ये जो पूरा है ये चाइना जो है एक तरीके से जो क्लेम करता है, इसको एक टर्म दी जाती है दोस्तों ग्रेट वॉल ऑफ सैंड, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, आईआर के कंटेक्स्ट में जो है इस पर क्वेश्चन बन सकता है, तो आप याद रखिएगा। प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन अलग से बन ही सकता है, और मेंस के कंटेक्स्ट में अगर आपको लिखना है कि चाइना जो है वो ग्लोबल पावर के रूप में इमर्ज हो रहा है या फिर वो उसकी जो हेजेमनिक पावर है वो बढ़ती जा रही है, कैसे वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है, ये एक अच्छा पॉइंट है जो कि आपको अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है ग्रेट वॉल ऑफ सैंड के बारे में जिक्र करना। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदित्य L1 एक प्लैंड
कोरोनाग्राफी स्पेसक्राफ्ट है जो कि स्टडी करेगा किस चीज़ को, सोलर एटमॉस्फेयर को, मून को, वीनस को, या फिर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ये जो है सोलर एटमॉस्फेयर को स्टडी करेगा। अब दोस्तों सोलर एटमॉस्फेयर क्या होता है, सन का आउटर एटमॉस्फेयर जो होता है उसको सोलर एटमॉस्फेयर कहते हैं। और यहाँ पर जो आपको सूरज की जो लपटें होती हैं वो देखने को मिलती हैं, उसको एक नाम दिया जाता है कोरोना। ये कोरोना वायरस नहीं है, कोविड नहीं है, दिस इज आउटर लेयर ऑफ सन। ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए ये मिशन है आदित्य L1। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आदित्य L1 जो कि अभी हमने देखा एक सोलर एटमॉस्फेयर को स्टडी करने के लिए एक स्पेसक्राफ्ट है, या फिर अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो कोरोनाग्राफी स्पेसक्राफ्ट है। ये किसका मिशन है, किसके द्वारा प्लान करा गया है ये, इसरो के द्वारा, नासा के द्वारा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा, या फिर चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि ये जो मिशन है हमें प्राउड होना चाहिए इस चीज़ पे, ये इसरो का मिशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी दोस्तों आदित्य L1 मिशन के बारे में। सबसे पहली स्टेटमेंट आपको ये दी गई है, क्या ये एक हेलो ऑर्बिट में प्लेस करा जाएगा L1 पॉइंट के पास जो कि लोकेटेड है अर्थ और सन के बीच में। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट, क्या ये जो आदित्य L1 मिशन है ये लॉन्च करा जाएगा एक लॉन्च व्हीकल की सहायता से जिसका नाम है GSLV Mark 3। आपको बताना दोस्तों इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, नीदर 1 और 2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि पहली स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट में गड़बड़ी है। आइए यहाँ पर देखते हैं। आदित्य L1 दोस्तों एक प्लैंड कोरोनाग्राफी स्पेसक्राफ्ट है, मतलब एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट है जो कि सन के कोरोना जो लेयर है, आउटर जो लेयर है, उसको स्टडी करने के लिए ये लॉन्च करा जाएगा। यहाँ पर देखिए, टू स्टडी सोलर एटमॉस्फेयर। इसको करंटली डिज़ाइन और डेवलप कर रही है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दूसरे इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर। इसको L1 पॉइंट में इंसर्ट करा जाएगा हेलो ऑर्बिट में जो कि अर्थ और सन के बीच में लोकेटेड है। इसका पर्पस होगा सोलर एटमॉस्फेयर को स्टडी करना, सोलर मैग्नेटिक स्टॉर्म्स को स्टडी करना, और उनका इम्पैक्ट अर्थ के ऊपर क्या होता है। कहने का मतलब ये है, सूरज के आसपास जो वातावरण एग्जिस्ट करता है, सूरज के आसपास जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक स्टॉर्म्स होती हैं, मतलब एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि जैसे अर्थ के पास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है वैसे सूरज के पास भी होती है। तो जो सन पे ये जो हैपनिंग होती हैं, ये जो इवेंट्स होते हैं, इनका इम्पैक्ट अर्थ पे और अर्थ के इन्वायरमेंट पे, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे क्या पड़ता है, तो ये उसका रिलेशन भी स्टडी करेगा। और ये जो सैटेलाइट है दोस्तों, जो आदित्य L1 जो स्पेस क्राफ्ट है, इसको लॉन्च करा जा रहा है एक व्हीकल की मदद से जिसका नाम है PSLV XL फ्लाइट C56 लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और ऑप्शन में क्या दे रखा था यहाँ पर देखिए, GSLV Mark 3। GSLV Mark 3 की सहायता से नहीं, ये PSLV XL फ्लाइट C56 लॉन्च व्हीकल की मदद से लॉन्च करा जा रहा है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सियाचिन ग्लेशियर जो है दोस्तों, आपको बताना है ये कहाँ पर स्थित है, ईस्ट ऑफ अक्साई चेन, वेस्ट ऑफ संगशम वैली, नॉर्थ ऑफ गिलजेट, या फिर नॉर्थ ऑफ नुब्रा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है UPSC में आ चुका है, आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर जो है वो नॉर्थ ऑफ नुब्रा वैली पे सिचुएटेड है। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको इस क्वेश्चन में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के कंपोनेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है। आपको जो ये दे रखा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, इसको ये जो इसके कंपोनेंट्स हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। मतलब सबसे कम वेटेज जो है वो किसकी, उसके बाद सबसे ज़्यादा वेटेज जो है वो किसकी, तो छोटे से बड़े में आपको लगाना है। ऑप्शन आपके सामने, फ्यूल एंड लाइट, दूसरा हाउसिंग, तीसरा फूड एंड बेवरेजेस, चौथा क्लोथिंग एंड फुटवेयर। और आपके सामने पेयरिंग ऐसी है 4123, 2341, 2431, 1432, 1423। तो दोस्तों स्क्रीन को पॉज करके इस करेक्ट आंसर के बारे में सोचिए। इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि इसका करेक्ट ऑर्डर होना चाहिए 4। सबसे पहले जो सबसे कम वेटेज है इन ऑप्शन में से क्लोथिंग एंड फुटवेयर की है, फिर फ्यूल एंड लाइट की है, मतलब ये सबसे कम, उसके बाद ये, और फिर हाउसिंग की है नंबर 3, और फूड एंड बेवरेजेस की जो है वो सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए फूड एंड बेवरेजेस की सबसे ज़्यादा है जो है ऑप्शन, यहाँ पर ये 4 बनेगा। तो ये है असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें असेंडिंग बोल रखा था, तो फोर्थ ऑप्शन वो कह रहा है सबसे कम वेटेज, मतलब फोर्थ ऑप्शन क्या है, क्लोथिंग एंड फुटवेयर सबसे कम वेटेज। उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन
फ्यूल एंड लाइटिंग नंबर सेकंड वेटेज, फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन हाउसिंग वेटेज, और उसके बाद नंबर थर्ड ऑप्शन फूड एंड बेवरेजेस जो है सबसे ज़्यादा वेटेज इन ऑप्शन में से इसकी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो है आपको ये बताना है WTO एक प्रकार का है क्या? क्या ये एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, क्या ये एक इंटरनेशनल बैंक है, क्या ये UN का प्रिंसिपल ऑर्गन है, या फिर एक ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है? ठीक है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, WTO एक प्रकार का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अगली स्टेटमेंट भी, अगला क्वेश्चन भी दोस्तों देखिए WTO के बारे में, आपको कुछ स्टेटमेंट कंसिडर करनी है। पहला, WTO एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और ये UN की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ऐसा है क्या? और दूसरा, इसको स्टैब्लिश करा गया था माराकेश एग्रीमेंट के तहत। तो आपको बताना है इन स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन आपके सामने 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 एंड 2, नीदर 1 और 2। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ओनली जो है, मतलब बी जो है वो आपका बनेगा करेक्ट आंसर। कैसे, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। WTO दोस्तों एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि रेगुलेट करता है और बढ़ावा देता है, मतलब आगे लेकर जाता है इंटरनेशनल ट्रेड को नेशंस के बीच में। WTO लेकिन दोस्तों इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है UN की। वो अलग बात है कि इसके UN के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है। ठीक है, और ये जो है इसने अपने ऑपरेशंस जो हैं वो चलाना शुरू करे थे 1 जनवरी 1995 से 1994 के माराकेश एग्रीमेंट के बाद। दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए, ये जो माराकेश है ये वर्ल्ड में कौन सी कंट्री में लोकेशन है, ये किस कंट्री की लोकेशन है, कहाँ पर है ये जगह माराकेश? और इसने रिप्लेस कर दिया था, मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि WTO का पुराना नाम था GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, जो कि 1948 में स्टैब्लिश हुआ था। बाद में इसी का चेंज्ड फॉर्मेट आपको 1 जनवरी 1995 के बाद से जो है वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO की फॉर्म में देखने को मिलता है। तो इस लिहाज से दोस्तों ऑप्शन बी 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर इतना पार्ट तो ठीक था इसका कि WTO एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जी हाँ बिल्कुल है, लेकिन ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी नहीं है UN की। अगर ये लाइन नहीं होती तो दोनों स्टेटमेंट ठीक होती। ठीक है, तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के क्लास की लास्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टेटमेंट 1 जो है आपको बतानी है कि जेनेटिक चेंजेस जो हैं इंट्रोड्यूस करे जाते हैं सेल्स में, जो कि एग्स या फिर स्पर्म्स को जो प्रोड्यूस करे जाते हैं वो एक प्रोस्पेक्टिव पेरेंट के होते हैं। दूसरी स्टेटमेंट, एक पर्सन के जीनोम जो है उनको एडिटिंग करी जा सकती है उनके जीनोम की बर्थ से पहले भी, जब अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेज हो उस स्टेज में। तीसरा, ऑर्गन्स जो हैं एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग के, क्या ये ह्यूमंस में इंसर्ट करे जा सकते हैं, ट्रांसप्लांट करे जा सकते हैं? तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन है दोस्तों 1 एंड 2 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वो बनेगा हमारा करेक्ट आंसर। सारी की सारी स्टेटमेंट जो है दोस्तों वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन जानिए। देखिए एक टेक्नोलॉजी होती है क्रिस्पर, ठीक है, इसका पूरा नाम होता है क्रिस्पर Cas9। इसके बारे में UPSC 2 बार सवाल पूछ चुका है, 2018 2019 में। ये एक जीनोम एडिटिंग टूल है, मतलब जो जीन्स होते हैं उसकी एडिटिंग करी जा सकती है, उसके अंदर जो है दोस्तों चेंजेस करे जा सकते हैं। तो ये एक तरीके का एडिटिंग टूल है, ठीक है, जिसकी वजह से जो जेनेटिक चेंजेस हैं वो लाए जा सकते हैं। पर्सन के जो जीनोम है, जी हाँ बिल्कुल है ये ठीक है स्टेटमेंट कि उसकी एडिटिंग करी जा सकती है पर्सन के पैदा होने से पहले ही, जब वो अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टेज में हो। कहने का मतलब है जब स्पर्म और एग का जो है मिलन हो रहा हो और एक एम्ब्रॉयो डेवलप हो गया हो, तो उस स्टेज में जो है वो चेंजेस करे जा सकते हैं। हाल ही में क्या हुआ, एक दिल, एक जेनेटिकली मॉडिफाइड सुअर का एक दिल जो है वो ट्रांसप्लांट करा गया एक इंसान के अंदर USA में। तो देखिए दोस्तों टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है कि एक जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग का, कहने का मतलब अगर सिंपल सा हम इसको कहें कि पिग का जो हार्ट है वो ह्यूमन के अंदर, एक इंसान के अंदर जो है वो ट्रांसप्लांट करा गया। तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया क्रिस्पर Cas9 टेक्नोलॉजी की मदद से, जो कि क्या है अगर आपसे कोई पूछे, ये एक प्रकार का दोस्तों जीन एडिटिंग टूल है, जिसकी वजह से जेनेटिक चेंजेस जो है वो करे जा सकते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे क्या प्री बर्थ, पैदा होने से पहले ये जेनेटिक चेंजेस लाना पॉसिबल है, तो जी हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है दोस्तों,
तो दोस्तों इसी तरीके से करंट अफेयर की डिस्कशन को हम लोग एमसीक्यू फॉर्मेट में कवर करेंगे। आज की डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।